डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हो और आज आपकी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रहेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आपने डिस्कस की है वो कौन कौन सी डिस्कस की? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मीनिंग समझना है बॉइलिंग पॉइंट का। हालांकि आप सभी को मीनिंग पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, कि जिस पॉइंट पर, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि जिस टेम्परेचर पर या जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर हमारे किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाता है किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। यही डेफिनेशन करते आए हो ना, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है जब हमारा वेपर प्रेशर, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो वो टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा होगा वो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, या वो पॉइंट हमारा जिस पॉइंट के मतलब टेम्परेचर की जिस पॉइंट पर हमारा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है वो पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग हमें पता है, बट हमें क्या प्रॉपर्टी करनी है, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका यहाँ पर क्या मोटिव है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या कह रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज या इनहैंसमेंट भी बोल सकते हो आप, कि आपके बॉइलिंग पॉइंट में इनहैंसमेंट हो जाना, इंक्रीज हो जाना, कि आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पॉइंट इंक्रीज हो जाना। अब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हो, इस चीज को मेरे को आपको रिपीट करने की वैसे तो नीड नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपने जब स्टार्ट किया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले टॉपिक को, तो वहीं पर डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम किन्हीं पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ही स्टडी करेंगे, और वो वहां पर कंडीशन क्या लगा के चल रहे थे हम, जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है। यही कंडीशन लगाई थी ना स्टार्टिंग से ही, यही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम कि जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका ऐड किया जाता है तो ऐड करने से उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट आ जाता है। वो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी भी की, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वहां से आपने पूरा ऑब्जर्व किया कि जैसे ही किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो उसमें वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है, मतलब डिक्रीज कर जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है आपका। और ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से और पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो। अब आपको इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, जो भी आपने कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने क्या चीज प्रूव करनी है कि जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तब उस टाइम पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो आपके इस मतलब प्रॉपर्टी का मोटिव यही रहेगा कि ये चीज प्रूव करो कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके एडिशन के बाद जो सोल्यूशन हमारा फॉर्म हो रहा है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो डिक्रीज हो रहा था, मतलब वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर ही रहा था, बट बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग आप सभी को क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये कंसेप्ट प्रूव कर पाओगे, या ये कंसेप्ट समझ भी तभी आएगा जब आपको मीनिंग पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा? जहां पर आपका एक्सटर्नल प्रेशर और उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। यहां लिख रही हूं साइड में ताकि आपको याद रहे, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट, उस टेम्परेचर पॉइंट को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और आप सभी को पता है सभी सब्सटेंस का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी भी दो सब्सटेंस का एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। हालांकि रेयरली ऐसा मिल सकता है कि किन्हीं दो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सेम मिल जाए, बट अगर जनरली मैं आपको कहूं मैंने दो सब्सटेंस लिए ए और बी, मैंने कोई दो सब्सटेंस लिए हैं, तो ए का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा और बी का आपका अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट किस
किस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है वो चीज मैंने आपको बता दी कि जब इस सब्सटेंस का, ये सब्सटेंस है, इसको आप वेपराइज करो, वेपराइज करने से वेपर प्रेशर जनरेट होगा, वहां से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, जब वो वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तब उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इसके साथ भी होगा। तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर अगर ये बॉईल कर रहे हैं या वेपर प्रेशर इनका इक्वल हो रहा है तो दोनों का अलग अलग हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब बात आती है कि अगर जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर 760 mm है, 760 mm है, तो उस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, कि अगर मेरे जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो 760 mm है उस टाइम, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है वो 760 mm चल रहा है, तो उस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा किसी भी सब्सटेंस का, जो आप बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उस बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर मतलब अगर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm चल रहा है, उस टाइम पर आप किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लो, वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की कैटेगरी में जाएगा। और अगर हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, वो अपनी वैल्यू को वेरी करता है, तो उसके साथ ही हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हुई अगर मान लो तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी तो चेंज ही होगी ना, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर का और वेपर प्रेशर की वैल्यू तभी तो इक्वेट करेंगी ना, जो भी मतलब उसी के अकॉर्डिंग तो इक्वेट करेंगी जो भी हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू होगी। तो ये तो चलो कंसेप्ट था, हमें बॉइलिंग पॉइंट का ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को अभी मैंने आपको जस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं बताया। अब इस बॉइलिंग पॉइंट वाले कंसेप्ट को हमें यूज करना है एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में अगर हम इसको यूज करते हैं तब हमारे क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में अब हमें बात करनी है। तो अगर आप यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में बात कर रहे हो तो आपको सभी को पता है कि मुझे एक सॉल्वेंट लेना है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेना है, तभी हम किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारी मस्ट कंडीशन क्या थी कि सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, और हमारा ये प्रॉपर्टीज वो तो चलो बाद में हम इस चीज को प्रूव करेंगे, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उनको कह रहे थे जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, बाकी उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। बट हमारा कॉलिगेटिव वाला कंसेप्ट जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और नॉन वोलेटाइल का मीनिंग मैं आपको हर लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन वोलेटाइल मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि वो वेपराइज नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सॉल्वेंट गिवन है, यहाँ पर कुछ, यहाँ मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैंने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो वो वेपरिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपराइज होगा, और जैसे ही वेपराइज होगा, मैं इसको किसी क्लोज कंटेनर में अगर करा रही हूं, तो इस क्लोज कंटेनर के अंदर यहां से हम इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेपर फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा वहां से, और हम उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट या ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां से हमने इसका वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया। अब उसके बाद हम क्या करें, अभी देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट लिया था, अब हम इसके बाद क्या करें, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सपोज मैंने यहां से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, आप हमेशा पढ़ते आए हो इसको स्टार्टिंग से ही कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से इसमें क्या चेंजेस आएंगे, जितने वेपर्स यहाँ पर पहले फॉर्म हो रहे थे, यहाँ जो भी हमारे पहले वेपर कन्वर्ट हो रहे थे, ये जो सॉल्वेंट था ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद ये उतने अमाउंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब जो ये सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा ना सॉल्वेंट में, जैसे ही आप सोल्यूट ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो जो जैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म होगा, पहले जितने वेपर्स जा रहे थे, मतलब जितने पार्टिकल वेपर फॉर्म में जा रहे थे, अब उतने पार्टिकल्स जो है वो वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे, और यहाँ पर अगर पहले ज्यादा जा रहे थे, जब सॉल्वेंट अकेला था
वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा बन रहा था, वेपर प्रेशर ज्यादा जल्दी बन रहा था, मतलब या फिर यूं कहो कि जैसे जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमारे वेपराइज फॉर्म में जा रहे थे वहां पर हमारे वेपर ज्यादा बनते जा रहे हैं। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब यहाँ पर जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितनी जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वो उतना ही जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जाएगा, और जितना जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जाएगा उतना ही जल्दी हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्यों उतना जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आएगा? क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल जब हमारा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसके बाद ही हमारा क्या होता है, वो हमें बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम ले रहे हैं, जैसे हमने प्योर सॉल्वेंट को अगर लिया तो वो वेपर्स बना रहा था ज्यादा, अगर वो ज्यादा वेपर्स बना रहा था दैट मींस वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा थी, और ज्यादा वैल्यू थी तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल चला जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जाते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने ऐड किया इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और सोल्यूट के ऐड करने पे हमें पता है इसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। क्यों डिक्रीज होने लग जाएगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही अब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में जा रहे थे, सोल्यूट के पार्टिकल इसमें आने की वजह से अब इतने ज्यादा पार्टिकल जो है वो वेपरिंग स्टेट में नहीं जा पा रहे। मतलब क्या, पहले सॉल्वेंट अकेला था, सॉल्वेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि उसे कितने पार्टिकल्स को वेपर फॉर्म में जाने देना है, वो अपने जितने पार्टिकल्स को भेज सकता था, जितने ज्यादा पार्टिकल्स को भेज सकता था वो वेपर फॉर्म में भेज रहा है। बट जैसे ही उसमें सोल्यूट ऐड किया गया, सोल्यूट की क्या प्रॉपर्टी है, वो खुद को तो वेपराइज करता ही नहीं है, मतलब नॉन वोलेटाइल हम बोलते ही उसको है जो वेपराइज नहीं होता हमारा रूम टेम्परेचर पर, मतलब ये खुद को तो वेपराइज करता ही नहीं है, बट जिसके अंदर इसको ऐड किया जाता है ये उसको भी प्रॉपरली वर्ड बोल रही हूँ, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही वेपराइज नहीं होने देता, मतलब जितना पहले वेपराइज हो रहा था ये अब उसको उतना ज्यादा वेपराइज नहीं होने देगा। और अगर ये उतना ज्यादा वेपराइज नहीं होने देगा तो पहले के कंपैरिजन में, पहले मतलब कब, जब सॉल्वेंट हमारा अकेला था उसके कंपैरिजन में जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में जा चुका है अब ये उतना ज्यादा वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे पार्टिकल्स, और अगर उतने ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर हमारा बनेगा तो सही, वेपर प्रेशर तो क्रिएट होगा पर उतना नहीं होगा जितना सिर्फ अकेले सॉल्वेंट पे हो रहा था। इसका मतलब अगर मेरा जो ये वेपर प्रेशर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये वेपर प्रेशर इंक्रीज तो करेगा टाइम के साथ साथ, धीरे धीरे इंक्रीज तो करता चला जाएगा पर उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना कि हमारा पहले सिर्फ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहा था। सपोज कीजिए आपके सामने कोई भी दो मतलब स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल ले लो कि किन्हीं दो स्टूडेंट्स का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज में जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो किसी की कैचिंग पावर ज्यादा होती है, किसी की कैचिंग पावर कम होती है। अब कैचिंग पावर ज्यादा या कम हो सकती है बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ बोल रही हूँ सामने वाले को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, या मैं चलो दिमाग में वो चीजें नहीं जा रही हैं, मतलब पूरा रिलेट नहीं कर पा रहा बट एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूँ वो सुन तो रहा है ना अगला। तो इसका मतलब जो हमारा जिसकी कैचिंग पावर ज्यादा है वो जल्दी कैच कर लेगा, वो जल्दी समझ लेगा कंसेप्ट को, पर जिसकी कैचिंग पावर वीक है वो हमारा कम समझेगा पर समझेगा तो सही, चाहे वो सिर्फ मेरे सेंटेंस को सुन पाए बट उसको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना कि हाँ मैम कुछ बोल रहे हैं। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। सॉल्वेंट अकेला ज्यादा वेपर फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो रहा था, ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा था तो वेपर प्रेशर जल्दी इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन को जो भी वेपर प्रेशर बनाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद जो भी वेपर प्रेशर बनेंगे वो वेपर प्रेशर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर तक जाने में टाइम ज्यादा ले लेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ज्यादा हीट प्रोवाइड करना मतलब उसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आएगा और तब जाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जो कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ आई होप वो आप लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि अब जब ये हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको तभी समझ आएगा अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि भाई किसी की कैचिंग पावर ज्यादा है किसी की कम है। अब एग्जाम में जो भी बच्चा बैठेगा, मतलब अगर वो दोनों बच्चों को एग्जाम में बिठा रहे हैं, एक के मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, एक के मार्क्स शायद जिसके ज्यादा आए हैं जो जिसके कम आने वाले हैं, जिसकी कैचिंग पावर कम है उस तक जाने में उसको शायद ज्यादा टाइम लग जाए, मतलब उतने मार्क्स अटेन करने में उसको शायद ज्यादा टाइम लग जाए। पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डफर होगा,
कि उसको कुछ ही समझ नहीं आ रहा, कि वो उन मार्क्स तक या उस रेंज तक नहीं जा सकता, वो वहां तक मार्क्स तो अटेन कर ही सकता है ना। तो यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट काम करता है कि दोनों अपना काम कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी अपना काम कर रहा है, जब प्योर सॉल्वेंट है वो भी अपना वेपराइज स्टेट में जा रहा है, बट सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद तब भी वेपर स्टेट में तो कन्वर्ट हो ही रहा है। और अगर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों ही केस में वेपर प्रेशर बन रहे हैं। हमारा इन वेपर प्रेशर को बनाने का मोटिव एक ही था कि उसको किसी तरह से एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ले आए, और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आते ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो हमें यहाँ से दोनों से किससे, चाहे हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें, चाहे हम सॉल्यूशन की बात करें, हमें दोनों से ही क्या करना था, दोनों के ही वेपर प्रेशर को जनरेट करके हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना था। और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने का मोटिव पहले कर जाता है, मतलब ये काम पहले कर जाएगा। इसको करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब उस बॉइलिंग पॉइंट की रेंज तक जाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि दोनों रेस में दोनों हैं और जाना एक ही उस टारगेट पर है। दोनों को हमारे एक्सटर्नल प्रेशर तक जाना है, एक्सटर्नल प्रेशर तक जाना है, चाहे ये धीरे बनाए, मतलब वेपर प्रेशर स्लो फॉर्म कर रहा है, या ये बहुत फास्टली हमारा वेपर प्रेशर जनरेट करके एक्सटर्नल प्रेशर तक चला गया है, पर दोनों को पहुंचना है अपनी मंजिल तक। और अपनी मंजिल, उसकी मंजिल कहाँ है, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू तक जाना है, तभी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ से एक चीज समझो, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि ये हमारा कम ही टेम्परेचर पर काम कर जाएगा और इसको हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ज्यादा हीट प्रोवाइड करते रहेंगे कब तक करेंगे, जब तक इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं आ जाता। ये अगर कंसेप्ट समझ आ गया है तो ये समझ लो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया है। अब देखो हम इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें इस कंसेप्ट को, किसको, कि दोनों के अगर हम वेपर प्रेशर्स की बात करें या उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, यहां लिख रही हूं प्योर सॉल्वेंट और हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मीनिंग आपको पता है, सॉल्यूशन में आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड है और इसके पास सॉल्वेंट भी ऐड है। इन दोनों के वेपर प्रेशर की बात मैंने आपकी कर दी है। इसका वेपर प्रेशर, दोनों ही वेपर प्रेशर बनाएंगे, इसका वेपर प्रेशर बस ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर मैं कहूँ कि कोई टेम्परेचर मैं इन दोनों को प्रोवाइड कर रही हूँ कोई पर्टिकुलर, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ज्यादा वेपर प्रेशर बना लेगा, ये उसके कंपैरिजन में कम वेपर प्रेशर बनाएगा। बट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट कब आएंगे, जब इसका वेपर प्रेशर भी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा और इसका वेपर प्रेशर भी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल जो होने वाले हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही वेपर्स ज्यादा बना रहा था। ज्यादा वेपर्स बनाएगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो जल्दी हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा और वहां से इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसने वेपर प्रेशर कम बनाया, वेपर्स कम बनाए, वेपर प्रेशर कम रहा, वेपर प्रेशर कम रहा, तो इसको इस वैल्यू तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा और टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके बॉइलिंग पॉइंट के। किसके बॉइलिंग पॉइंट के, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्वेंट जल्दी बॉईल कर जाएगा, सॉल्यूशन हमारा लेट बॉईल करेगा। और अगर लेट बॉईल कर रहा है दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और जल्दी बॉईल कर रहा है सॉल्वेंट हमारा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है तो अब हम ग्राफ पे शिफ्ट होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसके किसके बीच में। वेपर प्रेशर, एक तरफ हमने वेपर प्रेशर ड्रॉ करना है, एक तरफ हमने टेम्परेचर ड्रॉ करना है। वेपर प्रेशर और ये क्या, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें देखो क्या मिलेगा। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करें और वेपर प्रेशर को अगर हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं तो इसके बाद हमें ग्राफ मिलते हैं किसके किसके बीच में, मतलब किसके किसके लिए सॉरी हम ड्रॉ करते हैं। सॉल्वेंट के लिए एक सेपरेट ग्राफ ड्रॉ करें और सॉल्यूशन के लिए अगर हम एक सेपरेट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए मुझे कुछ इस टाइप
की कर्व मिलेगी और सॉल्यूशन के लिए मुझे सॉल्वेंट वाली कर्व के नीचे सिमिलर कर्व मिल रही है, इस टाइप से कर्व मिल रही है। अब ये शेप मिलने का रीजन क्या हुआ, ये शेप हमारी मतलब इस टाइप से क्यों आई है, ये आने का रीजन ये है कि हमारा अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, देखो सॉल्वेंट है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बनते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट ज्यादा वेपर्स फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, देखो यहाँ से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से वेपर प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो हम कोई टेम्परेचर वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर वैल्यू फिक्स की और फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये देखोगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर मतलब कर्व पर मैच करता है। जैसे मैंने यहाँ इस टेम्परेचर पर अगर मैंने बात की तो मैंने देखा सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर जनरेट किया और हमारा सॉल्वेंट में कितना वेपर प्रेशर जनरेट किया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो हम देखो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये सॉल्यूशन से मैच किया और आगे जाके हमारा टेढ़ा हो गया। एक सेकेंड, यहाँ देखो हमारे पास ये पॉइंट है, इसको रफली ड्रॉ करो और यहाँ से हमारा ये पॉइंट मैच कर रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ध्यान से सुना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ कहीं पे मैच करता है, मतलब पॉइंट यहाँ जाकर मीट करता है, और वेपर प्रेशर की फॉर्म में सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर कहीं मीट करता है, इससे कहीं थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर ये हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए। तो क्या चीज ऑब्जर्व की कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, सपोज कीजिए टी डैश टेम्परेचर है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो कम है, देखो कम वैल्यू पे आ गया ना, हमारा वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है, ऐसे इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा कम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी किसी ज्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर किसी भी सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, मैंने दोनों को कोई टेम्परेचर प्रोवाइड किया टी डैश, जो कि हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया टी डैश, तो उस टाइम पे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कम मिला, और ये चीज हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने फिर कोई एक टेम्परेचर पॉइंट आगे लिया, इसे आगे की तरफ एक पॉइंट लिया, और पॉइंट लेने के बाद मैंने फिर क्या चीज ऑब्जर्व की, फिर से हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, आप एक्स वाई एक्सिस पे, जैसे ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, आप ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हो या कैसे ड्रॉ करते हो, आपको एक्स वैल्यूज गिवन होती है, वाई वैल्यूज गिवन होती हैं, वो हमारा x और y की वैल्यूज पर जहां जहां पर पॉइंट आएगा उनको आप मैच कर देते हो, इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हो ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हमारे सामने ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जस्ट गिवन नहीं है, हमें ड्रॉ करके दिया और ये कहा कि भाई ये शेप मिल रही है। अब ये शेप से हमें कंक्लूड करना है कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है या आउटपुट क्या मिल रहा है। हमें क्या मिला कि अगर इस टाइप की कर्व हमें मिलती हैं, सॉल्वेंट के लिए ये कर्व और सॉल्यूशन के लिए अगर हमें इस टाइप से कर्व मिल रही है, दैट मीन्स हर एक टेम्परेचर पर, आप किसी भी टेम्परेचर पर बात कर लो, आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू कम रहेगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो हर एक टेम्परेचर पर ऐसे ही जो ऑब्जर्व किया हमने, कहीं पर भी आप वैल्यू ले लो, तो हमें हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू कम और ये सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा मिली। तो उसके बेसिस पर हमारा ग्राफ ड्रॉ किया गया, ये दो हमें कर्व मिली। अब उसके बाद एक चीज और नोट कीजिए, अब हमने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट वाले कंसेप्ट की हमने बात की। बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट प्रॉपरली किस पे काम कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कहती है कि वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तब मेरे सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, चाहे वो अकेला सॉल्वेंट हो, चाहे वो हमारा सॉल्यूशन हो या कोई भी सब्सटेंस हो। अगर उस सब्सटेंस का, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तब हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब वो टेम्परेचर ज्यादा देने से भी आ सकता है, कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से भी बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है। तो हम अब बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है ना बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अभी आपको बताया 760 mm है, तो नॉर्मल हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और
टेम्परेचर प्रेशर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर एक फिक्स वैल्यू रखेगा, चाहे आप ज्यादा या कम प्रेशर की भी बात कर रहे हो, एक फिक्स वैल्यू ही तो होगी ना एक्सटर्नल प्रेशर की। तो अगर एक फिक्स वैल्यू होगी एक्सटर्नल प्रेशर की, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पी नोट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, ये जो कोई पी नोट पॉइंट है, ये पी नोट पॉइंट अगर हमारा जो यहाँ से प्रेशर की कर्व पे है ना, प्रेशर की एक्सिस पर, तो प्रेशर की एक्सिस पर एक कोई हमें पॉइंट मिला, हम पॉइंट मिला क्या, हमने एज्यूम किया कि जो ये पी नोट पॉइंट है ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब अगर मेरा सॉल्वेंट है चाहे सॉल्यूशन है, अगर इस एक्सिस मतलब इस पॉइंट पर मैच कर रहा है जहां पर भी, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में क्या बोल रही हूं मैं। देखो, हमने कहा कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो फिक्स होगा सभी मतलब कंडीशंस में। अगर मैं यहाँ पर अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरा जो एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कोई फिक्स वैल्यू है, तो एक्सटर्नल प्रेशर हर सिचुएशन में फिक्स होगा, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। हमने कहा वो वैल्यू है पी नोट, वो वैल्यू है पी नोट। इस पी नोट वैल्यू का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर तक सभी सब्सटेंस को आना पड़ेगा, वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये वैल्यू तो अटेन करनी ही पड़ेगी, तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अगर मेरा कोई किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, चाहे वो सॉल्वेंट का हो चाहे वो सॉल्यूशन का हो, अगर वेपर प्रेशर पी नोट अटेन नहीं करता है तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंसीडर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि पी नोट अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है, और अगर पी नोट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब दोनों का वेपर प्रेशर इस पी नोट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब पी नोट के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब अगर हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं कि कहां पर होगा, तो हम उसको एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सटेंड करके देखते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाली कर्व पे हमें ये पॉइंट मिला और सॉल्यूशन वाले कर्व पे हमें ये पॉइंट मिला। क्या किया, जस्ट एक्सटर्नल प्रेशर मुझे पता था, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद एक सॉल्वेंट वाले मतलब कर्व पे पॉइंट मिला है मुझे, एक मेरा सॉल्यूशन वाली कर्व पे पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट्स पर इन दोनों कर्व पर जो हमें पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पर आकर, इस वैल्यू पर आकर हमारे सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब प्रेशर तो हम मतलब हमारे पास प्रेशर की लिमिट तो है कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट आता है, बट टेम्परेचर की तो कोई लिमिट नहीं है ना। किसी को ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ सकता है, किसी को कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मेरा प्रेशर तो फिक्स हुआ, अगर मुझे टेम्परेचर पता करना है कि किस टेम्परेचर पर हुआ है ये सिचुएशन, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ लास्ट तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, और यहाँ पर भी सिमिलर वे में यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स टेम्परेचर बताएंगे कि किस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्वेंट वेपराइज हुआ है, मतलब उस लेवल तक वेपराइज हुआ है कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ गया। और यहाँ ये वाला पॉइंट बताएगा कि सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वाली कर्व पे है ना ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट या ये टेम्परेचर हमें बताएगा कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया है। तो यहाँ से मुझे दो टेम्परेचर पॉइंट्स मिले, ये टेम्परेचर पॉइंट या ये पॉइंट मेरा बता रहा है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, और ये बता रहा है हमारा सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। ये पॉइंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया। किया कुछ नहीं, जस्ट हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पता चली कि जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए, तो हमें इस टाइप के कर्व मिलते हैं। यहाँ हमने ना तो सॉल्वेंट को फिक्स किया हुआ, ना हमने सॉल्यूशन में मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को फिक्स किया हुआ, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल बात में हमने जनरल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी कि इन जनरल हमें इस टाइप के कर्व मिलेंगे। इन कर्व्स में आपका मतलब ये कर्व्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करना है, हमारा टॉपिक क्या है
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर आपको यहाँ पर रिलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, और एक्सटर्नल प्रेशर बार बार बोल रही हूँ वो तो एक फिक्स वैल्यू ही होगी, और एक फिक्स वैल्यू होगी तो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि वो फिक्स वैल्यू पी नॉट है। अगर ये पी नॉट एक्सटर्नल प्रेशर है तो इसका मतलब इस तक आने पर ही, मतलब इस तक हमारा जब वेपर प्रेशर आ जाएगा सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी इस प्रेशर वैल्यू तक आ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो हमने इसको एक्सटेंड करके देखा कि भाई कहाँ आ रहे हैं वो पॉइंट, हमें ये दो पॉइंट मिल गए, सॉल्वेंट की कर्व पर भी और सॉल्यूशन की कर्व पर भी। उनके लिए हमने टेम्परेचर नोट कर लिया कि ये टेम्परेचर सॉल्यूशन का होगा, ये हमारा सॉल्वेंट का होगा। अब इससे आगे देखो, टी नॉट जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। टी नॉट टेम्परेचर मेरा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और टी एस मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। मेरे पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इन दोनों में अगर मैं ये देखूं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, दोनों के टेम्परेचर्स में से या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो चीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस टाइप में, मतलब हमारा राइट हैंड साइड में टेम्परेचर वैल्यू इंक्रीज कर रही है और इंक्रीज कर रही है तो ये वैल्यू हमारी पहले आ जाती है और ये वैल्यू हमारी बाद में आ रही। दैट मीन्स इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। दैट मीन्स टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट, टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, वो जिस टेम्परेचर पर जाकर बॉईल कर रहा था, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था, जब उसमें सोल्यूट आपने ऐड कर दिया तो वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, वो बॉइलिंग पॉइंट इनहेंस कर गया। यही तो मीनिंग, यहाँ पर हम यही तो बात कर रहे थे ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब एलिवेशन किस में आया? आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और आप यहाँ पर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हो तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का तो मीनिंग यही है ना कि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देना। आफ्टर एडिंग, इसका मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, हमारा एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो भी था टी नॉट टेम्परेचर पर, अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बना है वो वैल्यू हमारी ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब टीएस माइनस टी नॉट ये हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें? टीएस में। टीएस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। और इस टीएस माइनस टी नॉट की जो वैल्यू आती है इसको बोला जाता है डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का मीनिंग क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मीनिंग होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसको बोला जाता है? इन दोनों टेम्परेचर्स के डिफरेंस में ही। और एलिवेशन किस लिए यूज कर रहे हैं वो चीज आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो इसी वजह से यहाँ पर एलिवेशन वर्ड का यूज किया गया है। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें पूरा का पूरा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ही काम है। इसी के बेसिस पर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्या? थर्मोडायनेमिकली डिस्क्राइब करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। आपने ये क्या नाम था, फर्स्ट जो आपका था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके लिए भी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन किया था। फिर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर किया, उसके लिए भी आपने थर्मोडायनेमिकली उसको प्रूव करके दिखाया था, डिराइव करके दिखाया था कि हमारा रिलेशन क्या रहता है। इसी तरह से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी हम थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लिए लेक्चर ही बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी लेक्चर जाएगा। तो बट आपके लिए
कंसेप्ट समझ आ गया है। एक ही पॉइंट था हमारा मेन तो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो अगर आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने जाओ तो एक सेंटेंस में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कि सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन दी boiling point of the solution after adding the non volatile solute in a solvent। कि मतलब हमारा solvent का boiling point हमेशा कम रहेगा किससे, solution से। कौन से solution से, जिसमें कि non volatile solute ऐड किया गया है। और कम रहने का रीजन क्या है, रीजन ये रहेगा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब वो वेपराइज नहीं हो सकता, और वो वेपराइज तो खुद तो नहीं हो सकता बट जिस भी सब्सटेंस में उसको ऐड किया जाता है वो उसको भी डिप्रेस कर देता है, मतलब उसकी भी वेपरिंग टेंडेंसी को डिप्रेस कर देगा। और डिप्रेस करने की वजह से अब उस डिप्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पर, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारा जैसे ही पार्टिकल्स डिप्रेस हुए, मतलब वो हमारे वेपराइज स्टेट में नहीं जा रहे, तो वो वेपर्स कम बनाएंगे, और वेपर्स कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, और वेपर प्रेशर अगर कम बनेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर तक जाने में उसे ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इसका मतलब हमें ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा आएगा, ज्यादा वैल्यू रखेगा उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी को समझ आना ज्यादा जरूरी है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जस्ट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, वो है एक्सटर्नल प्रेशर। कहाँ लिखा है, ये रहा एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हमने कोई एज्यूम कर लिया कि सपोज मेरा पी नॉट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो अगर ये हमारा कर्व्स की शेप है तो इसका मतलब हमें जो सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू मिली है वो हमारी कम टेम्परेचर पर मिल रही है, और यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर की वैल्यू मिली है वो ज्यादा टेम्परेचर पर मिल रही है। इसी वजह से हमने इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर दिया कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है हमें, और सॉल्वेंट का टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कह लो, क्योंकि वो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर तक जा चुका है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें कम मिल रहा है। तो हमने ग्राफिकली भी और थ्योरेटिकली भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें इसको मैथमेटिकली कह सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, वो भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन की हेल्प से। वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।